जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ सारी हमने थ्योरम्स ख़त्म कर ली। केवीएल केसीएल भी सीख लिया, नोडल एनालिसिस भी सीख ली। हमने 4 प्रकार की थ्योरम पढ़ी: सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हमने ये सारी थ्योरम्स और केवीएल केसीएल देखा है इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ, जब सर्किट में केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स हो। केवीएल केसीएल का हमने एक लेक्चर लिया था लास्ट टाइम, और वो ये था कि अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो केवीएल केसीएल अप्लाई कैसे करते हैं। केवीएल केसीएल का सिंपल सा मतलब है कि लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ठीक, तो इन्हीं का अगर हम प्रैक्टिस सेशन आगे आज करेंगे। प्रैक्टिस सेशन इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारी जो थ्योरम्स हैं जब हम डिपेंडेंट सोर्स के साथ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो सके और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस वजह से पहले से ही हम केवीएल और केसीएल अप्लाई करना सीखे ले रहे हैं कि जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हों तो आप केवीएल और केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केवीएल एंड केसीएल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स with dependent sources present in इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट हों फिर हमें जो है केवीएल और केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना है। इसमें मैंने आपको बताया था एक क्लास पहले, वो ये बताया था कि केवीएल इक्वेशन ठीक वैसे ही लगती हैं जैसे नॉर्मल सर्किट में लगती हैं। ठीक, और केसीएल का ही एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें जल्दी समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। डी/पी का मतलब ये हुआ डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये हमारा अपना शॉर्टकट है, आप पूरा लिखेंगे। डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है ये, और कह रहा है कि यहाँ इस सोर्स के द्वारा सप्लाई की गई पावर को आप डिटरमाइन कीजिए, बताइए या सॉल्व कीजिए। तो पावर होता क्या है, V इंटू आई, यही होती है ना पावर। अब अगर पावर ये होता है तो हमें यहाँ पर यह है करंट सोर्स, तो I का मतलब तो पता है, वो क्या है 3I1। लेकिन हमें इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता। अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर। ठीक, अब वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं वोल्टेज है V, इसके क्रॉस हमें ये V वोल्टेज निकालना है। एक नोड को मान लेते हैं रेफरेंस नोड। अगर ये रेफरेंस नोड है, 0 वोल्टेज है, तो यहाँ का वोल्टेज भी 0 होगा। होगा या नहीं होगा, तो ये भी 0 वोल्ट है। बचा क्या, ये नोड और ये नोड एक ही है, तो मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज है V1। ठीक, और हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। नोडल एनालिसिस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि नोडल एनालिसिस से हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा। ठीक, तो एक नोडल एनालिसिस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दूसरा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 अननोन हैं, V और V1, और एक तीसरा अननोन है कौन, I1। I1 भी तो है ना। ठीक है, चलिए V पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नोडल एनालिसिस का पहला रूल क्या है कि यहाँ से सारी करंट को आउटगोइंग मानना है, मतलब इसको सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानना है। तो अगर मैं वहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन V माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। आने वाली करंट कौन सी है, 3I1, इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड इक्वेशन V1 पर अप्लाई कीजिए, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 माइनस V2, सॉरी V1 माइनस V2 तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 1, और आने वाली करंट यहां पर कौन सी है, 15, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है और 3 अननोन है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू अलग से लिख लीजिए, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 3। I1 की ये वैल्यू वहां पर जाकर के पुट करेंगे ऊपर, जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा V माइनस V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, V माइनस V1 प्लस V बाई 3 प्लस इज इक्वल टू 3। I1 की वैल्यू है V1 बाई 2, यहां से क्या मिला, 4V बाई 3 इज इक्वल टू 3V1 बाई 2 प्लस V1, तो क्या मिला, 5V1 बाई 2। तो ये क्या मिला, हमें चाहिए V, तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो मिल जाएगा 8/15V। इक्वेशन देख लीजिएगा कि इक्वेशन सही सॉल्व है या नहीं, 8/15। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर देते हैं सेकंड में, तो यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या मिली, V1 बाई 2 प्लस V1 माइनस V इज इक्वल टू 15, 3V1 बाई 2 माइनस V इज इक्वल टू 15। V1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 3/2 8/15V माइनस V इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4V डिवाइडेड बाई 5 माइनस V इज इक्वल टू 15, तो क्या मिला, -V/5 इज इक्वल टू 15। ठीक, तो V इज इक्वल टू -75 वोल्ट। अगर V इतना मिल गया तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15 इंटू V, तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -40 वोल्ट। V1 की वैल्यू -40 वोल्ट है, तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, V1 बाई 2 -20 एम्पियर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जो कौन सी डायरेक्शन से अपोजिट है, जो डायरेक्शन हमने मानी है क्वेश्चन में। तो I1 की वैल्यू अगर -20 है और V की वैल्यू -75, तो हमारी पावर क्या थी, पावर ये 3V इंटू I1, तो 3V की वैल्यू कितनी मिली, -75, और I1 की वैल्यू कितनी मिली, -20, तो कितना मिला, 75 इंटू 60, वाट। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है।
ये तभी आसान है जब आपको केवीएल और केसीएल लगाना आता होगा। अगर केवीएल केसीएल लगाना नहीं आता, नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी नहीं आती, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द I1 की वैल्यू। I1 क्या दिया गया है? इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट। ये जो करंट है ये एक डिपेंडेंट सोर्स भी क्रिएट कर रही है, वो है 4I1। इसमें प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब कि ये वोल्टेज सोर्स है और किस पर डिपेंड कर रहा? करंट पर। तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक, हमें इस सर्किट को सॉल्व करके I1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस अप्लाई करना सही रहेगा। एक बार ट्राई करते हैं, इसको रेफरेंस मानते हैं, इस नोड का वोल्टेज भी मानते हैं, और यहां पर अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस। जब यहां पर अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस तो क्या लिखेंगे? V माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचे तो 4I1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 प्लस V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस यहां से I1 की वैल्यू क्या निकल आएगी? अगर मैं इस ब्रांच में करंट निकालूं तो इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी? V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली वैल्यू आप वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? V बाई 4 माइनस I1 माइनस 5 बाई 4 प्लस V बाई 4 प्लस V बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू V माइनस 3 बाई 2, ये V बाई 4, ये V बाई 4, तो हो जाएगा V बाई 2, V बाई 2 और प्लस V बाई 2 माइनस I1 की वैल्यू V माइनस 3 बाई 2 और ये माइनस 5 बाई 4 माइनस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस 11 बाई 4। ठीक, कोई दिक्कत? इक्वेशन बनाए हैं और उसी को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा V माइनस V बाई 2 प्लस 3 बाई 2 माइनस 11 बाई 4। तो V बाई 2 यहाँ पर माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? 2V माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू 5 बाई 2। V अगर 5 बाई 2 आ गया तो करंट की वैल्यू, ये 5 बाई 2 ऊपर जाकर के रख दीजिए, तो 5 बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो करंट की वैल्यू क्या मिली? माइनस 1 बाई 4। मतलब क्या? 0.25 एम्पियर। डायरेक्शन कैसी होगी I1 की? डायरेक्शन I1 की करेक्ट डायरेक्शन ऐसी होगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट। जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। केवीएल और केसीएल जैसे नॉर्मल फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स में, ठीक वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। हमें यहां पर भी I1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है
वो इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है जो कि 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, तरीका वही है। क्या करेंगे, यहां पर अगर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, ये मान लेते हैं 0, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस ब्रांच के क्रॉस क्या वोल्टेज है, वी एक्स, तो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं वी एक्स। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, वी एक्स माइनस 2Vx माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस Vx डिवाइडेड बाई 4 प्लस Vx माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस Vx बाई 4 माइनस 5/4 प्लस Vx बाई 4 प्लस Vx बाई 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। Vx बाई 4 कैंसिल। यहाँ पर क्या आया, Vx बाई 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11/4 इज इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू क्या मिलेगी, 11/2 वोल्ट। अगर हमें Vx पता चल गया तो इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो होगी, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो I1 की वैल्यू क्या मिली, 11/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो I1 की वैल्यू 5/4 1.25 एम्पियर। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको KVL KCL में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। कहीं कोई इक्वेशन बनाने में परेशानी आ रही हो, कहीं पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने में परेशानी आ रही हो, तो आप अपनी पुस्तक के पन्नों को पीछे से एक बार पलट करके देख लीजिए। ठीक, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, इसको मेश एनालिसिस से भी सॉल्व किया जा सकता है, 2 लूप करंट लेकर के। करने के तमाम तरीके हैं, जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हम आपको बता दें किसी क्वेश्चन में, कोई आपको बता दे, वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि हर एक ब्रांच में, हर एक लूप में करंट दी गई है I1 I2 I3, और हमें इन्हीं करंट्स को निकालना है। ठीक, अब जब इन्होंने दे ही दिया है सभी ब्रांचेस में करंट, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम लूप एनालिसिस अप्लाई करें। दूसरा तरीका भी है नोडल एनालिसिस का, लेकिन वो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बात वही पड़ जाएगी। अब इन्होंने पूरे लूप में करंट दे रखा है, हर एक लूप में, तो हम मेश करंट का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, मेश एनालिसिस। ठीक, मेश एनालिसिस अप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 आपकी करंट अननोन है और चौथा एक वोल्टेज Vx, ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, तो हमें यहाँ पर 4 अननोन निकालने हैं, I1 I2 I3 और Vx। तो हमें 4 इक्वेशन भी चाहिए। ठीक, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पर सेकंड वाले लूप में अप्लाई करता हूँ नोडल एनालिसिस, यहाँ से चलता हूँ, सॉरी लूप एनालिसिस यहाँ से चलता हूँ, तो क्या लिखूंगा, 0 माइनस 2I2 माइनस 3। हम सेकंड लूप में चल रहे हैं और I2 इधर जा रही है
और I3 ऐसे आ रही है, हम I2 डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, I2 माइनस I3 -1। ठीक, -1 कर दिए। अब 1 में देखिए, I2 ऐसे जा रही है और I1 ऐसे आ रही है, तो क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1। क्यों? क्योंकि हम सेकंड लूप में चल रहे हैं, तो I2 को ही बड़ा मान करके चलेंगे। जब मैंने लूप एनालिसिस आपको बताई थी उस समय वहां पर बताया था। तो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऐसे बनेगी कि Vx की वैल्यू क्या होगी। तो Vx की वैल्यू क्या होगी, देखिए Vx में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, एक है I2 और एक है I3। अब पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है ये, तो इधर जो करंट एंटर करेगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, तो उधर करंट कौन सी एंटर कर रही है, I3। तो Vx की वैल्यू क्या लिखेंगे, I इंटू आर, 3 I3 माइनस I2। ये है इक्वेशन 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर I1 इस पूरे लूप में फ्लो हो रही है, इस पूरे मेस में, तो इस पूरे मेस में एक ही करंट फ्लो होगी। अब अगर I1 यहां पर आई इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में पहले से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, 15 एम्पियर। और केसीएल क्या कहता है कि अगर सीरीज ब्रांच है तो उस ब्रांच में केवल और केवल एक ही करंट फ्लो हो सकती है, उसमें दो करंट नहीं फ्लो हो सकती, अदरवाइज केसीएल फेल हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 एम्पियर के। ये है आपका, ये इक्वेशन नहीं है, ये है कंक्लूजन। I1 की वैल्यू 15, ये हमें I1 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, I1 और I3, I1 ऊपर से नीचे आ रही है, I3 नीचे से ऊपर जा रही है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। तो Vx/9 जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके इक्वल है, I3 माइनस I1। ये है इक्वेशन 3। आपके पास 4 अननोन थे, तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन हमें एक अननोन मिल चुका I1, तो हमारे पास अननोन कितने हुए, 3। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्व करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से Vx की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगा, 9 I3 माइनस I1। Vx ये है, Vx ये है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 9 I3 माइनस I1। तो क्या मिला, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 3 I3 माइनस I1। I1 की वैल्यू कितनी है, 15 एम्पियर। तो यहां पर क्या मिला, माइनस I3 माइनस 2I3 माइनस I2 इज इक्वल टू -45। तो क्या मिला, I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 45। ये वैल्यू जा करके यहां पर पुट कर दीजिए। यहां पर I1 की वैल्यू कितनी है आपको, 15 एम्पियर। यहां पर 15 रख करके सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन यहां से निकल आएगी फर्स्ट से। 2 इक्वेशन हो गए, 2 अननोन हो गए। आपको I2 I3 की वैल्यू मिल गई, I1 पहले से ही पता है, I1 I2 I3 मिल गया, तो Vx निकल जाएगा, चाहे यहां पर पुट कर दीजिएगा चाहे यहां पर पुट कर दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है।
क्यों? क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है, इसलिए सॉल्व भी आपको करना है, समझना भी आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि I2 करंट की वैल्यू बताइए। I2 क्या है? 5 ओम का रेजिस्टेंस जो लगा है उसमें फ्लो होने वाली करंट है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया है V3, और इस वोल्टेज ड्रॉप पर ये करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है जिसका नाम है, जिसकी वैल्यू 0.2 V3। एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, और इस पर एक दूसरा करंट सोर्स है डिपेंड कर रहा है जिसकी वैल्यू है 0.02 V1। ठीक, हमें I2 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ किया जा सकता है। एक तरीका तो हुआ कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दें, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? देखिए I2 यहां से आई और 0.02 V1 यहां से पहुंची, तो इधर कौन सी करंट जाएगी? वो करंट की वैल्यू हो जाएगी I2 प्लस 0.02 V1। ये करंट है, वोल्टेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये करंट इस 3 ओम में इधर से इधर जाकर के फ्लो हुई, फिर यहाँ पर 10 एम्पियर पहुंची, दोनों करंट मिल गई, तो इस ब्रांच में करंट क्या हो गई? इस ब्रांच में करंट हो गई 0.02 V1 प्लस I2 और प्लस 10। ये इस ब्रांच में करंट पहुंच गई। अब यहां पर ये करंट पहुंची और इधर से कौन सी करंट पहुंची? 0.2 V3। तो इस ब्रांच में करंट कौन सी पहुंची? तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 0.02 V1 प्लस I2 प्लस 10 प्लस 0.2 V3। ठीक, यही है। ठीक है, अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट, और ये करंट क्या है? निगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, तो -2 इंटू 0.02 V1 प्लस I2 प्लस 10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलिए V3 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 5 इंटू उस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I2 पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, इस वजह से पॉजिटिव है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद KVL लगा लेते हैं फर्स्ट लूप में। ठीक, हमें नहीं पता कहाँ से चलना है, सपोज यहाँ से चलते हैं, तो 0 माइनस 5I2 माइनस 3 I2 प्लस 0.02 V1 माइनस 2, फिर माइनस, फिर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, और उस डायरेक्शन में करंट क्या है? 0.02 V1 प्लस I2 प्लस 10, इक्वेशन 3। हमारे पास अननोन कितने हैं? एक है V1, दूसरा है V3 और तीसरा है I2। यही 3 अननोन है, इसके अलावा तो कोई अननोन है नहीं। V1 V2 V1 V3 और I2।
तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब आप जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए चाहे आप मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल जो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसको आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, एक यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस नोड हो जाएगी। तब भी तीन ही इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर मैं सपोज नोडल एनालिसिस अप्लाई करता, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए P1, यहाँ का मान लीजिए P2, और यहाँ का मान लीजिए P3। मैं नोडल एनालिसिस से भी इसको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इतना अभ्यास कर लेना है कि हमें क्वेश्चन देखते ही ये क्लिक हो जाए कि किससे आसानी से सॉल्व होगा, कौन से तरीके से। P1, P2, P3 हमने इसका ये वोल्टेज माना, नोड वोल्टेज, इसका नोड वोल्टेज है 0। अगर मैं P1 पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, P1 माइनस P3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 3। ये जाने वाली करंट है, आने वाली करंट कौन सी है, 0.02 V1, इक्वेशन फर्स्ट। P2 पर अप्लाई कीजिए तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस P2 माइनस P3 डिवाइडेड बाई 2। ये जाने वाली करंट है, आने वाली करंट कौन सी है, 10, इक्वेशन 2। P3 पर अप्लाई कीजिए तो क्या लिखेंगे, P3 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2। ये जाने वाली करंट है, आने वाली करंट कौन सी है, 0.2 V3, इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन से आपको P1, P2, P3 की वैल्यू मिलेगी। अब अगर देखा जाए तो V1 क्या होगा, यहां से देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो क्या लिखेंगे, V1 की वैल्यू P3 माइनस P2, यही तो लिखेंगे V1 की वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए V3 की वैल्यू, तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, P3, तो P3 माइनस P1। और I2 की वैल्यू पूछेगा तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V3 डिवाइडेड बाई 5 या P3 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 5। किसी भी तरीके से जाइए आपका आंसर आएगा, और इसमें जो है तीन इक्वेशन ही बनेंगी, चाहे आप नोडल लगाइए और चाहे आप नॉर्मल जो हमने KVL KCL से किया था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कहीं इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरीके से निकालेंगे आंसर एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि तरीका बदल देंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि Vx की वैल्यू निकालिए। Vx क्या है, इस 5 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा वो है Vx, और इस वोल्टेज ड्रॉप पर ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो Vx कैसे आ सकता है कोई तरीका, तरीका ये है कि यहाँ का वोल्टेज Vx हो जाएगा,
और ये दोनों सुपर नोड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको Vx मानूं और इसको मान लेता हूं V1, इसको मान लेता हूं V2, नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूं, Vx पर अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाई 8। ये Vx क्यों माने, समझ में आ गया? इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो 5 ओम के क्रॉस दिया है Vx वही होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया? Vx पॉजिटिव टर्मिनल, ये लिखा है Vx, और नेगेटिव को क्या मान लिया इधर? रेफरेंस नोड 0। तो Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाई 8, ये जाने वाली करंट है। दूसरी जाने वाली करंट है Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, ये जाने वाली करंट है। और तीसरी जाने वाली करंट है 8 एम्पियर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट। अब V1 और V2 अगर सुपर नोड है, सुपर नोड कैसे होती हैं? जब दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स हो तो उसको बोलते हैं सुपर नोड। सुपर नोड पर नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको बता रखे हैं कि इन दोनों को एट ए टाइम एक ही नोड कंसीडर करके इक्वेशन लिखते चले जाइए। अगर मैं V1 पर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 8, ये जाने वाली करंट है। आने वाली करंट कौन सी है? 1 एम्पियर, तो माइनस 1। यहां पर देखिए जाने वाली करंट कौन सी है? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। आने वाली करंट कौन सी है? 8। ठीक, दो ब्रांच यहां से हैं, दो ब्रांच यहां से, इज इक्वल टू 0। इसके बाद तीसरी इक्वेशन सुपर नोड की बनेगी। वो सुपर नोड की इक्वेशन क्या कहती है कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2Vx। कहीं कोई दिक्कत? यहां का और यहां का वोल्टेज ड्रॉप के बीच में जो है वो है 2Vx। 2Vx में पॉजिटिव टर्मिनल किधर की तरफ है? V2, इस वजह से मैंने लिखा कि 2Vx बराबर V2 माइनस V1। ठीक, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर होता, ऐसे होता, तो मैं क्या लिखता? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx। ठीक, आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है। कौन कौन से? V1, V2 एंड Vx। इनको आप सॉल्व करके और Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वोल्टेज V की वैल्यू आपको निकालनी है। V क्या है? इस 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये आपको निकालना है। तो क्या किया जा सकता है? पहले तो यहां पर ये आपको ये ध्यान रखना है कि एक सुपर नोड ये बन रही है और दूसरा सुपर नोड ये बन रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक नोड को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस कौन से वाले को मानेंगे? चलिए मैं इसी को मान लेता हूं, ये हमारा रेफरेंस नोड है। तो मैं यहां का वोल्टेज मानता हूं V1, यहां का मानता हूं V2 और यहां का मानता हूं V3। यहाँ का वोल्टेज 0 मान लिया और यहाँ के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, तो इस नोड का वोल्टेज भी V हो जाएगा। हमारे पास चार अननोन है, V1, V2, V3 एंड V। तो हमें चार इक्वेशन भी बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन तो यही है कि V1 और रेफरेंस नोड का वोल्टेज का डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू हुई 5 वोल्ट। ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया V1। अब बचा क्या? V2, V3 और V।
दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, V3 और V2 में पॉजिटिव टर्मिनल V3 की तरफ है तो क्या लिखेंगे, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास दो इक्वेशन और बनानी है। दो इक्वेशन और बनाने के लिए एक नोडल एनालिसिस हम अप्लाई करेंगे V पर और दूसरी नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे V2 और V3 पर, सुपर नोड पर। ठीक, तो V पर अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, V माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10, जाने वाली करंट, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये भी नोड से जाने वाली करंट है और 1 भी नोड से जाने वाली करंट है। तो इक्वेशन 2। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक, अब हम चल रहे हैं V2 और V3 पर। तो पहले V2 पर अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, V2 माइनस V डिवाइडेड बाई 10। दो ब्रांच हो गई, तीसरी सुपर नोड वाली है, इसको छोड़ देंगे। अब V3 पर अप्लाई करते हैं तो V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस जाने वाली करंट कोई नहीं है, 5 भी क्या हो रही है, आ रही है, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। V1 की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट, ये आपको दिया गया है, निकाल लिया आपने। ठीक, इनको सॉल्व करके आप V2, V3 और V की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1। I1 कहाँ की वैल्यू है, ये इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है, एंड पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, ये वाला 4 ओम रजिस्टर है, यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R, और R की वैल्यू क्या है, 4, तो 4I स्क्वायर, और यहाँ पर करंट I, सॉरी I1 नहीं, I1 तो हमें दिया गया है। ठीक, अब निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, ये रेफरेंस है, यहाँ का वोल्टेज V मान लेते हैं। V मानने में भलाई है, ठीक है। दूसरा तरीका और है एक, वो क्या तरीका है कि अगर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ रही है, I1 इधर से आ रही है, तो इधर पर कौन सी करंट गई, I1 प्लस 2, यही करंट इधर जाएगी यहाँ पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो। और अगर यही करंट वहाँ पर गई तो हम क्या कर देते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं बड़े वाले लूप में, इधर वाले लूप KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ से सपोज स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस 4 I1 प्लस 2 माइनस बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, माइनस पर, तो माइनस 3 माइनस कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, माइनस 0.5 I1 माइनस 2 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 ही फ्लो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आई I1 प्लस 2 इधर चली गई तो इधर कौन सी गई, I1। दूसरा तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि इस पूरे ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होगी, क्योंकि सारे ब्रांच में क्या है, सीरीज में एलिमेंट है। तो -2I1 माइनस बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, प्लस पर, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको डायरेक्ट I1 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, -4I1 -8 प्लस 3 प्लस 0.5I1 -2I1 -4 इज इक्वल टू 0। तो I1 का क्या हुआ,
5.5 I1, ये कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 9 इज इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू क्या मिली -9 डिवाइडेड बाई 5.5, मतलब -90 डिवाइडेड बाई 55। ठीक, एम्पियर। हमें I1 की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, I1 में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है I1 की, लेकिन यहाँ पर हमें पावर निकालना है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो I1 + 2 इंटू R4, I1 की वैल्यू कितनी है -18/11। (64/11 वाट), ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर लूप एनालिसिस क्यों अप्लाई कर लिए, क्योंकि तुरंत ही इक्वेशन बन रही थी, 2 ये है 1 ये है, एक ही इक्वेशन से I1 ये है, तो यहाँ पर गई I1 + 2, एक ही इक्वेशन से हमारी करंट की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा तरीका था नोडल एनालिसिस अप्लाई करते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे KVL KCL विद डिपेंडेंट सोर्स का हमने 2 लेक्चर पूरा कर लिया, और इसमें अच्छे से हमने ये देख लिया कि KVL KCL अप्लाई कैसे करते हैं डिपेंडेंट सोर्स के साथ। अगर हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स दिए गए हों तो हमें KVL KCL कैसे अप्लाई करना है। अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करके हम नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ेंगे कि अगर डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में प्रेजेंट हो तो फिर नेटवर्क थ्योरम्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, चीज़ें बहुत आसान हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि KVL और KCL की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा डिपेंडेंट सोर्स के साथ। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स आपका कमांड है तो डिपेंडेंट सोर्स में भी ठीक वैसे ही KVL और KCL इक्वेशंस लगती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आराम से खूब पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।